जम्मू के सिद्रा इलाके में 6 शव मिले। आज सुबह की ये खबर थी और जैसा मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है कि ये इन शवों को लेकर जानकारी शहजादा जो हबीबुल्लाह भट्ट की बेटी हैं और हाउस नंबर 900 भट्ट हाउस 12 बरजुला श्रीनगर की रहने वाली हैं, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि उनके भाई नूरुल हबीब जो हबीबुल्लाह के बेटे हैं वो फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं और उन्हें शक है कि उन्होंने कहीं खुदकुशी न की हो। ये बात उन्होंने आज सुबह जब पीसीआर में टेलीफोन करके बताई, उसके फ़ौरन बाद पुलिस पार्टियों को डिस्पैच किया गया। पुलिस पार्टियां जो है सिद्रा में सेक्टर नंबर 33 लेन नंबर 33 में पहुंची और लेन नंबर 33 में 2 घर जो आमने सामने हैं, एक घर उसमें सकीना का है और सकीना बेगम का है और दूसरा घर बिल्कुल उसके सामने हबीबुल्लाह भट्ट का है और उस घर में नूरुल हबीब जो हैं वो रहा करते थे। ये घर बिल्कुल दोनों आमने सामने हैं और ये जानकारी भी मैंने आपको दी थी कि दोनों घरों के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और उन दोनों घरों से उन सीसीटीवी कैमरास के जो डीवीआर्स हैं जिसमें रिकॉर्डिंग होती है सारी, वो डीवीआर्स जो हैं पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और जब्त करने के बाद अब उनको सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि पिछले 10 दिन से इन दोनों घरों में कौन लोग आए कौन लोग गए। हैरान जो पुलिस को भी बात कर रही है वो ये कर रही है कि दोनों घरों के ऊपर तिरंगे लगे हुए हैं और आप जानते हैं हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो है घर के ऊपर आपने तिरंगा लगाना था। तिरंगे दोनों घरों के ऊपर हैं और पुलिस भी इस चीज की पड़ताल कर रही है कि अगर तिरंगे बिल्कुल नए हैं तो ये तिरंगे कब लगाए गए, ये तिरंगे किसने लगाए, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। घर का जहां तक ताल्लुक है, जो नूरुल हबीब का घर है, जो व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला है और इस व्यक्ति के बारे में ये आम वहां पे जो लोगों से मेरी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि काफी तेज, और इस व्यक्ति को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसके अपने परिवार वालों के साथ संबंध ठीक नहीं थे। ये अकेला लगभग पिछले 25 साल से जम्मू में रह रहा था और इसकी एक्टिविटीज को लेकर भी जो लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा संदिग्ध ही थी, किसी को नहीं मालूम कि ये क्या काम करते थे, इनका कारोबार क्या था, किस कारोबार से ये अपना घर चलाते थे, अपने घर का सारा सिलसिला चलाते थे, उसके बारे में किसी को वहां पर कोई जानकारी नहीं। पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि नूरुल हबीब का जहां तक ताल्लुक है और सकीना बेगम के परिवार के घनिष्ठ रिश्ते थे, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था और अपेरेंटली कोई लड़ाई झगड़ा इनके बीच में नजर नहीं आता था। लेकिन जब पुलिस से थोड़ी सी और जानकारी मैंने ली तो जानकारी में यह पता चला कि इस परिवार की एक और बेटी है और उस बेटी के पति के अगेंस्ट जो तफसीलात मेरे पास है उनके मुताबिक यहां पर एक जो बताया जा रहा है कि सकीना बेगम के एक नाती की मौत हुई है जिसका नाम सज्जाद अहमद बताया जा रहा है। फारूक अहमद मागरे का पुत्र है ये। फारूक अहमद मागरे जो हैं वो सकीना की एक बेटी के पति थे, बाद में उनका डिवोर्स हो गया था। तो बताया जा रहा है कि सज्जाद ने एक शिकायत जो है सकीना की ही एक बेटी के पति के खिलाफ 377 में की थी। उसके बाद सकीना की उसी बेटी ने जिसकी दूसरी शादी हुई है, बताया जा रहा है कि उन्होंने शिकायत की। उसके बाद फिर एक और शिकायत हुई और आज से लगभग 1-1.5-2 महीना पहले की बात बताई जा रही है कि सज्जाद ने 1-1.5 महीना पहले भी कोई चीज कंज्यूम कर ली थी, जिसको कंज्यूम करनी खा ली थी और खाने के बाद उसकी तबीयत जब बिगड़ी तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल लेने के बाद उसने वहां पर भी कुछ इल्जाम लगाए थे, जिसकी जानकारी आपने आज दिन में सुना होगा कि सकीना की बेटी ने स्ट्रेट लाइन के साथ बातचीत करते हुए ये तफसीलात दी हैं कि उनके ऑलरेडी जो हैं मामले कोर्ट में हैं और कोर्ट में वो मामले अभी भी चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा पुलिस से जो और जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सकीना की 3 बेटियां और 1 बेटा था। सकीना की सबसे बड़ी बेटी का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि उनका नाम नसीमा था। उनका डिवोर्स हुआ और डिवोर्स होने के बाद अब वो घर पर ही रह रही थी। एक तो ये नाम बताया जा रहा है, नसीमा अख्तर उनका नाम था और इनके पति का नाम गुलाम हसन था जिनको लेकर बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है।
और दूसरी बेटी का नाम जरीफा है। उनका भी बताया जा रहा है कि पहले डिवोर्स हुआ, बाद में दूसरी शादी हुई, अब वो कुशल मंगल अपने परिवार के साथ रह रही हैं। तीसरी बेटी का नाम रुबीना, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, उसकी उम्र भी 28 से 30 साल के करीब करीब बताई जा रही है। और चौथे इनके बेटे थे जिनका नाम जाफर सलीम था, जफर सलीम इनके बेटे थे, ये अपाहिज थे, ये घर पर ही रहते थे। तो ये 4 लोगों का परिवार था। सकीना इनकी मां थी। यह बताया जा रहा है, जो जानकार सूत्रों के मुताबिक सकीना ने नूरुल हबीब के घर में मेड के तौर पर काम करना शुरू किया। सकीना नूरुल हबीब के घर में एक मेड के तौर पर उन्होंने पहले उनके घर में काम करना शुरू किया। और नूरुल हबीब को लेकर भी बताया जा रहा है कि पिछले 25 साल से यहीं पर रह रहे हैं और जहनी तनाव का वो शिकार थे। अब जो जानकारी और मिली है, उस जानकारी के मुताबिक सूत्र ये बताते हैं कि मेड के तौर पे सकीना ने नूरुल हबीब के उस घर में काम करना शुरू किया। उसके बाद इनका आना जाना एक दूसरे के घर में लगा रहा। सज्जाद को लेकर यह बताया जा रहा है, जो सूत्र ये बता रहे हैं कि सज्जाद को नूरुल हबीब ने लैपटॉप और कई चीजें दे रखी थी और सज्जाद काफी ज़हीन, इंटेलिजेंट और अच्छा बच्चा था। ये तफसील भी जो है, ये चीजें भी निकल कर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं। और अब चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई तनाजा जरूर था, कोई झगड़ा जरूर था, उसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि सकीना जो है, इनके पास डोडा में कहीं कोई प्रॉपर्टी थी जिसका प्रॉपर्टी का सौदा होने वाला था, उसको लेकर भी कोई मामला बना और उस मामले के बनने के बाद वो सौदा नहीं हुआ या सौदा मुकम्मल नहीं हो पाया। और साथ में यह भी बताया जा रहा है, जहां चलोता मरमत के ये रहने वाले हैं, वहां पर भी सकीना जो है, उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके पास वहां पर भी है। ये सब चीजें बताई जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि जो अभी तक की पड़ताल है, उस पड़ताल में तवी विहार कॉलोनी में जहां पर शव मिले हैं, उन शवों को लेकर यह बताया जा रहा है कि सकीना के शव को लेकर पुलिस से हमको ये मिली है कि उसकी बहुत बुरी हालत थी। इतनी बुरी हालत थी कि उनको जब बाहर की तरफ लाया गया तो बहुत सारा फ्लूइड जो है वो वहां पर जमीन के ऊपर गिरा हुआ, जिस समय हम गए थे उस समय वहां वो दिख भी रहा था। बहुत बुरी हालत थी और उनका जिस्म सड़ने लगा था बहुत बुरे तरीके से। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि उनकी जो दूसरी बेटी है, दूसरी बेटी को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि जहां तक रुबीना का ताल्लुक है, रुबीना का शव भी बताया जा रहा है कि उसकी हालत भी बहुत खराब थी। और जाफर सलीम का जो शव है उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि चेहरे पर कुछ निशान थे। तो इन 3 शवों को लेकर जब पुलिस से हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो पुलिस ने बताया कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इन 3 लोगों की मौत को लगभग 2 से 3 दिन हुए हैं, क्योंकि आजकल मॉनसून है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट चीज ये कि दोनों घरों में एयर कंडीशनर्स ऑन थे, यानी सकीना के घर में भी एसी ऑन था और उसी एसी वाले कमरे में लाश पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ नूरुल हबीब के घर में भी एयर कंडीशनर ऑन थे और वहां पर भी 4 लाशें वहां पर पड़ी हुई थी। अब यह भी बताया जा रहा है कि जहां तक 3 और लाशों का ताल्लुक है, नूरुल हबीब का, सज्जाद अहमद और नसीमा अख्तर, इन 3 डेड बॉडीज का जहां तक ताल्लुक है, इसको लेकर पुलिस ने कहा कि इनिशियल पड़ताल में ऐसा लगता है कि इन्हें मरे हुए 1-2 दिन हुए हैं, लेकिन जो बाकी 3 लोग हैं जिसमें सकीना बेगम है, रुबीना बानू और जफर सलीम, इन्हें लगभग 3 दिन से ज्यादा का समय हुआ है। यह अभी तक अपेरेंटली जो जानकारी हम जुटा पाए हैं सुबह से इस सारे प्रकरण को लेकर, तो इन्होंने ये सारी तफसीलात दी हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा, पुलिस के जानकार सूत्रों ने हमें ये बताया कि अब इस मामले में हम लोगों ने पड़ताल करनी शुरू की है और पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं कि जो इससे पहले एफआईआर हुई हैं, किसने किसके खिलाफ एफआईआर की थी, क्यों की थी, उसके पीछे क्या कारण थे, उन डिटेल्स को भी इकट्ठा किया जा रहा है। नूरुल हबीब के परिवार वालों के साथ भी संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन चूंकि इस वक्त नूरुल हबीब की मौत हुई है और मौत के बाद पूरा परिवार जो है सदमे में है, सख्ते में है, तो अभी जाहिर सी बात है पुलिस थोड़ा उनको समय देगी संभलने का, और उसके बाद पुलिस जो है फौरन उनसे जानकारी लेगी, फौरन पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उनसे ये भी कहेगी कि जो इनिशियल जानकारी मिली, जो पुलिस ने अपने प्रेस नोट में भी बताया, उन्होंने ये कहा कि
10 बजे के करीब करीब जो है शाम को 16 अगस्त को एक टेलीफोन कॉल आता है जिसमें एक महिला शहजादा हबीबुल्लाह भट्ट की बेटी हैं, वो कहती हैं कि उनका भाई नूरुल हबीब फोन नहीं उठा रहा और उन्हें एप्रीहेंशन है कि उन्होंने कहीं खुदकुशी न की हो। तो अब ये जो एप्रीहेंशन है इसको लेकर भी पुलिस जो है पड़ताल करेगी और पुलिस की टीम आई वहां पर। एफएसएल ने वहां पर बाजाब्ता जो जितना भी एविडेंस था उसको उस एविडेंस को वहां पर इकट्ठा किया और बाजाब्ता पुलिस की जो टीम थी उन्होंने इंडिपेंडेंट विटनेसेस की मौजूदगी में फोटोग्राफ्स भी लिए उस पूरे इलाके के, और उसके बाद एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सिट में जो एसपी रूरल उस सिट को हेड कर रहे हैं संजय शर्मा, और इसमें प्रदीप कुमार एसडीपीओ नगरोटा, इंस्पेक्टर विश्व प्रताप एसएचओ नगरोटा और सब इंस्पेक्टर माजिद हुसैन जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट सिदरा हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इस मामले में पड़ताल करें। और पड़ताल करके दो बातें, एक कि कत्ल किसने किया, दूसरा मर्डर का मोटिव क्या था, तीसरा कि मर्डर कैसे हुआ। क्योंकि अब एक और चीज जो वहां पर मौके पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उनसे बातचीत करके पता चला कि कैन्यूला, लगभग सभी को कैन्यूला लगे हुए थे। तो कैन्यूला का मतलब यह हो गया कि जब आप अपनी बाजू के ऊपर कैन्यूला लगाते हैं तो आप उसके जरिए कोई भी चीज इंजेक्ट करके बॉडी में पहुंचा सकते हैं। आप सिरिंज की जरूरत पड़ती है तो सिरिंज के जरिए आप बॉडी में कोई भी चीज इंजेक्ट कर सकते हैं। तो पुलिस ने यह कहा कि शुरुआती जांच में यूं भी लग रहा है कि जैसे इंजेक्ट करके जहर जो है वो इनकी बॉडीज में, इनके जिस्म में डाला गया है। अब चूंकि ये सारा प्रकरण इस तरीके से हुआ कि 6 के 6 लोगों की मौत हो गई है और नूरुल हबीब को लेकर कुछ एक जानकारी जो पुलिस से हम लोग जुटा पाए, पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने ये जानकारी दी है कि नूरुल हबीब को 2 दिन पहले लोगों ने कॉलोनी का चक्कर भी काटते हुए देखा है। अब क्या वो घर से बाहर निकले या वो घर से बाहर नहीं निकले, ये भी जांच का विषय है। और ठीक इसी घर के सामने सीसीटीवी कैमरास कुछ और जगहों पर लगे हुए हैं, उन्हें भी खंगाला जा रहा है ताकि उन सीसीटीवी कैमरास से कोई फुटेज पुलिस को मिलती है, उस फुटेज के जरिए पुलिस इस बात का अंदाजा लगाएगी कि क्या नूरुल हबीब की मौत भी 3 दिन पहले हुई थी या नूरुल हबीब की मौत बाद में हुई है। कातिल कौन है, कातिल बाहर से अंदर आया या अंदर ही कोई था, इन सब चीजों की पड़ताल होगी। और एक नैनो कार, वो मैंने आपको दिन में दिखाई भी थी, वो नैनो कार उस घर के अंदर थी और वहां जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने ये बताया कि कुछ दिन पहले एक अंकल आंटी आए थे, वो अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद फिर हमने उनकी कोई एक्टिविटी नहीं देखी। वैसे भी सुनसान सी जगह है, वहां पर किसी की एक्टिविटी के ऊपर आजकल वैसे भी आप जानते हैं कॉलोनीज में जब आप जाते हैं लोग कमरा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं, आपके दाएं क्या हो रहा है बाएं क्या हो रहा है उसकी खबर लेने कोई नहीं जाता। हालात तो इतने खराब हैं, आपको मैंने दृश्य दिखाए थे पटोली के दृश्य दिखाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक गुंजान इलाके में जहां चारों तरफ लोग रहते हैं वहां पर चोर आए और चोरी करके चले गए, घर को दिन दहाड़े लूट के चले गए और मोहल्ले में किसी आदमी को पता नहीं चला। तो जहां इस तरह की सूरत हाल हो कि आप दाएं बाएं अगल बगल में रहने वाले लोग जो हैं वो टन की आवाज भी नहीं सुनते, तो वहां इस तरह की जब हादसात, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो पुलिस का काम दुश्वार भी होता है, पुलिस का काम मुश्किल भी होता है। लेकिन पुलिस वालों की एक बड़ी खास बात है कि पुलिस वाले रिकॉर्ड किसी का नहीं भूलते और उस रिकॉर्ड को अपने पास मेंटेन करके रखते हैं। और जब इस तरह के हादसात होते हैं तो फिर पुलिस का दिमाग को जो है फौरन तेजी के साथ चलना शुरू होता है। तो आज भी जब जिस समय वहां मौजूद थे, जिस भी पुलिसकर्मी से बात हो रही थी तो लग रहा था कि वो घोड़े दौड़ा रहे हैं और लगभग पुलिस को अंदाजा हो चुका है कि पूरी कहानी क्या है। लेकिन चूंकि तथ्यों के आधार पर पुलिस को बात करनी है और तथ्य इस तरीके से कि तथ्य सामने रखे जाएं और कोर्ट के समक्ष जब कल पुलिसकर्मी खड़े हों तो उन तथ्यों को वहां पर वो साबित भी कर सकें, तभी जाकर पुलिस का केस बनता है। लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उनके कॉन्फिडेंस से, उनकी बातचीत से और जिस तरीके से तथ्यों के ऊपर उनकी पकड़ थी उससे साफ तौर पर यह लग रहा था कि कुछ हद तक वो कातिल के बिल्कुल इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं और अगले कुछ ही दिनों में जम्मू पुलिस जो है इस मामले को सुलझा लेगी, कातिल का पता भी चल जाएगा और स्टेट लाइन भी कोशिश करेगी कि जिस समय पुलिस इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या इसकी जानकारी देती है तो फौरन आप तक वो जानकारी पहुंचाई जाएगी। मगर अभी तक सूत्रों के अनुसार और जम्मू पुलिस के जो अधिकारी इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस है और जो उनकी बातचीत का अंदाज है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि यह मामला लग तो बहुत पेचीदा रहा है लेकिन अगले कुछ ही दिनों में इस मामले की तमाम जो कड़ियां हैं वो सामने आ जाएंगी और कातिल की पहचान भी हो जाएगी।